हेलो एवरीवन दोस्तों, तो वेलकम टू दिस सेशन। तो गाइस, आज के इस करंट अफेयर के इस सेशन में आज हम कवर करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स को। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये करंट अफेयर की जो सीरीज है ये आपको काफी यूजफुल है फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए आज की इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो आज के मेरे मेन फोकस पॉइंट जिनके ऊपर हम बेसिकली बात करने वाले हैं, तो पहला है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, यानी कि पुरुष और महिलाओं, ठीक है, पुरुषों की अपेक्षा जो महिलाओं के साथ भेदभाव है, इनइक्वालिटी है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट अभी रिसेंटली ही आई है। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो ये यूपीएससी मतलब जीएस पेपर 3 के लिए काफी आपके क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट बन जाएगी। यहाँ पर इसमें हम ये इसके सभी पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही है, साउथ एशिया का कैसा परफॉर्मेंस है, इसी के साथ साथ वर्ल्ड का क्या परफॉर्मेंस रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे कि बेसिकली इंडिया का अभी जो रैंक है वो काफी ज्यादा मतलब इस समय पे मतलब डाउन हो गया है। ठीक है, 148 कंट्रीज में से पहले 129 था, अभी 131 बेसिकली इसका जो रैंक हुआ है। इसके क्या रीजन रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा ये और खराब हो गया है। बेसिकली काफी खराब प्रदर्शन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों मतलब इंडिया का परफॉर्मेंस इतना डाउन होने के पीछे के कुछ रीजन जानेंगे। क्या क्या चैलेंजेस हैं इस जेंडर गैप मतलब जेंडर गैप को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया के, उसके साथ ही ये सारी बात करेंगे। और साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स इसको लेकर के लिए गए हैं, ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। सो गाइस, ये आपके जीएस पेपर 3 को काफी ज्यादा मतलब हेल्प करेगा जीएस पेपर 3 के लिए। इसके बाद आता है ब्लैक बॉक्स। देखिए, ब्लैक बॉक्स अभी यू नो वेरी वेल की काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा ब्लैक बॉक्स बिकॉज ऑफ, देखिए आपको पता है कि अहमदाबाद में अभी रिसेंटली एक प्लेन क्रैश हुआ जहां पर मतलब बहुत सारे लोगों की मतलब ऑलमोस्ट जो उसमें जितने भी लोग थे सभी की डेथ हो गई एक्सेप्ट 1 पर्सन। तो ये काफी मिरेकल यानी कि बहुत मिरेकल माना जा रहा है कि ये भी बहुत मतलब दुर्लभ है इस तरह से उसमें बचना। तो यहाँ पर इस मतलब ब्लैक बॉक्स बेसिकली क्या होता है और ये कैसे हमारी गवर्नमेंट की मदद कर सकता है आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो ये सारी चीजें हम जानेंगे। अगर आप मुझसे पूछते हो कि मैम ये किस पेपर के लिए हम लोग तैयार करें, तो कहीं ना कहीं ये जीएस पेपर 3 में आपको हेल्प करेगा, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब पोर्शन होता है, उसके लिए आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद हम आगे बात करेंगे एक्सियम 4 मिशन की। देखिए, एक्सियम 4 मिशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में भेजा जा रहा है ये मिशन। ठीक है, जो कि अभी रिसेंटली काफी सुर्खियों में है अपने मतलब कहीं ना कहीं इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला की वजह से भी, क्योंकि शुभांशु शुक्ला जो कि इंडिया से हैं वो इसके मतलब क्या है, इसके ग्रुप कैप्टन हैं। ठीक है, जो काफी अभी रिसेंटली सुर्खियों में बने हुए, और ये बेसिकली 17 दिवसीय यानी कि सॉरी 14 डेज का ये बेसिक मिशन है। इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में अधिकांश रूप से पूछे जाते हैं। ठीक है, कि भैया इसके अंदर क्या क्या है क्या नहीं है, तो इस सारी जानकारी को हम यहाँ पे इकट्ठा करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे बात करेंगे एफएटीएफ के बारे में। एफएटीएफ के बारे में यानी कि एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रिसेंटली ही पहलगाम अटैक को लेकर के पाकिस्तान की काफी निंदा की है, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, एफएटीएफ अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट मानी जाती है, और वो इतनी इजिली किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट नहीं देता है। तो ये आपके जीएस पेपर 2 के लिए तो इम्पोर्टेंट है, बल्कि जीएस पेपर 3 के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। वो कैसे, वो हम आगे चल के अभी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको अभी बता दूं, अभी रिसेंटली हमारा जो मतलब जो ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट भी थोड़ा सा नैरो हो गया है, थोड़ा सा कम हो गया है। उस न्यूज को भी इसमें मैं आपके साथ कवर करूंगी। सो वेल आई होप गाइस कि आपको ये फोकसिंग पॉइंट समझ आए होंगे। तो चलिए, मेरा नाम पूनम शर्मा है और हम इन सभी फोकस पॉइंट्स को आज इस मतलब वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि अभी ये रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में है बिकॉज ऑफ इट्स रैंकिंग, अपनी रैंकिंग की वजह से। देखिए, यहाँ पे आप न्यूज देख रहे हैं, इंडिया स्लिप्स टू 30 मतलब 131st पोजीशन इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। देखिए, अगर आप देखेंगे कि इंडिया का जो रैंक रहा है 131 रैंक आउट ऑफ
148 कंट्रीज में से, ठीक है, जो कि पहले अगर मैं लास्ट ईयर की बात करती हूँ जो कि 129 था। अभी इंडिया का जो परफॉर्मेंस है ग्लोबल मतलब ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अंदर वो थोड़ा सा खराब हो चुका है, ठीक है, जो कि अभी डाउन हुआ है इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर इसका स्कोर देखा जाए तो मान लीजिए 100% स्कोर होता है, तो इंडिया का बेसिक स्कोर अभी 64.1% स्कोर बेसिकली इंडिया का है। अगर मैं ऑन एन एवरेज मतलब एक मैं एवरेज उसकी बात करती हूँ कि ऑन एन एवरेज कितना मतलब कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज की मतलब एक थोड़ा सा ग्लोबल जेंडर को मैनेज करने वाला स्कोर होना चाहिए, वो लगभग 66% होना चाहिए, बट अभी इंडिया उससे काफी ज्यादा दूर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो होती है इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसके द्वारा हर मतलब इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे निकालती है, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों से, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्टेबलाइज कब हुई है? तो ये जनवरी 1971 में स्टेबलाइज की गई थी। हेड ऑफिस इसका जनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेड ऑफिस पड़ता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करती हूँ कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो होती है ये आपकी 2006 से इसे पब्लिश किया जा रहा है, ठीक है, 2006 से इसे पब्लिश किया जा रहा है, और अभी तक ग्लोबल जेंडर इनइक्वालिटी को बताने मतलब इनइक्वालिटी को मेजर करने वाली निकालने वाली अभी तक की सबसे मतलब लंबे समय तक चलने वाली लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग ग्लोबल इंडेक्स है, जिससे आपको पता लगता है कि जो मतलब जेंडर इनइक्वालिटी है उसके पैरामीटर बेसिकली क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रीज जो है, ठीक है, इसको करने के चार मतलब कोई भी मतलब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है, वो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो निकलती है ये चार डायमेंशंस पे डिपेंड करती है। पहला इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज की जो महिलाएं हैं उनकी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन क्या है, यानी कि वो कितने परसेंट ऑफ महिलाओं का मतलब वर्क फोर्स के अंदर आती है। वर्क फोर्स का मतलब होता है कि जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कार्य कर रहे हैं, इससे ना एक कॉन्सेप्ट आता है गाइस, एक मोनेटाइज इकोनॉमी। मोनेटाइज इकोनॉमी मतलब कितने परसेंट महिलाएं मोनेटाइज इकोनॉमी में इन्वॉल्व है। मोनेटाइज इकोनॉमी का मतलब ये होता है, देखिए एक होती है मोनेटाइज इकोनॉमी। मोनेटाइज इकोनॉमी एक सिंपल सी इकोनॉमी होती है जिसमें कि काम करने के लिए मतलब जब आप कोई वर्क कर रहे हैं तो उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है, यानी कि आप अर्न कर रहे हो, ठीक है। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है कि आप कोई भी ऐसी मतलब कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि जिसके बदले में आपको कुछ ना कुछ अचीव होता है, कुछ ना कुछ आपको उसके बदले में रिसीव कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, मोनेटाइज इकोनॉमी कहते हैं। बल्कि अगर आप देखेंगे कि विमेंस की ज्यादातर फ्री इकोनॉमी में विमेंस काम करते हैं, जहाँ पे मतलब इंडिया की भी अगर मैं बात करूं तो विमेंस, अगर मैं विमेन की बात करती हूँ, एक विमेन ज्यादातर इंडिया की इकोनॉमी में फ्री इकोनॉमी में वर्क करती है। फ्री इकोनॉमी इन द सेंस कि जिसको काम करने के बदले में कुछ नहीं मतलब कुछ भी पे नहीं हो रहा, लाइक अपने घर के बच्चों की देखभाल करना, लाइक अपने घर के किसी भी मतलब बुजुर्ग पर्सन की जो कि बड़े मतलब घर के बड़े हैं उनकी देखभाल करना, या अपने घर के कामों में संलग्न होना, ठीक है। तो वो क्या आता है, फ्री इकोनॉमी का पार्ट है। और इंडिया का बहुत ज्यादा पोर्शन विमेन्स का फ्री इकोनॉमी के अंदर क्या क्या है, ओपन इकोनॉमी सॉरी फ्री इकोनॉमी से हम कहते हैं, ठीक है। तो फ्री इकोनॉमी में क्या है मतलब काफी ज्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है, मोनेटाइज इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर ये देखा जाता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में कि इंडिया का या फिर किसी भी कंट्री का वुमेन वुमेन कितनी वर्क फोर्स में है। वर्क फोर्स में वो हर पर्सन आता है जो मतलब कि देखिए वर्क फोर्स में पहली बात तो वो सभी लोग आते हैं जो कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड भी हैं और अनएम्प्लॉयड भी है। देखिए वर्क फोर्स में वो अनएम्प्लॉयड भी आता है, एम्प्लॉयड भी आता है। एम्प्लॉयड वो पर्सन जो कुछ ना कुछ मतलब अर्न कर रहा है, अनएम्प्लॉयड वो पर्सन आता है जो अभी जॉब को सर्च कर रहा है, यानी कि एक एक्टिव रिसर्चर है, एक्टिव सर्च कर रहा है, ठीक है, और वॉलेंटरली सर्च कर रहा है, अपनी अपनी स्वेच्छा से अपनी जॉब को सर्च कर रहा है, काम करने के लिए विलिंग रखता है। तो कभी आपसे कोई पूछता है कि क्या वर्क फोर्स में मतलब दोनों आते हैं? जी यस, बिल्कुल वर्क फोर्स में दोनों ही आते हैं। ओके इसके बाद एजुकेशनल अटेनमेंट। एजुकेशनल अटेनमेंट का मतलब क्या होता है कि भैया यहाँ की जो एजुकेशन एनरोलमेंट है, यानी कि कितने परसेंट ऑफ महिलाएं मतलब एजुकेटेड हैं, कितना एनरोलमेंट है, जो कि अभी अगर मैं आपके इंडिया के परफॉर्मेंस की बात करती हूँ तो अभी काफी कम है पुरुषों के अकॉर्डिंगली, ठीक है, जिसके बारे में आपकी बात करूंगी। हेल्थ एंड सर्वाइवल।
महिलाओं का एवरेज हेल्थ कितना है, उनका हेल्थ क्या है, मतलब और उनका सर्वाइवल कितना है। जैसे कि 70, जैसे अगर हम देखें कि इंडिया के महिलाओं का सर्वाइवल लगभग 74 ईयर्स है, ठीक है। अगर ऑन एन एवरेज देखें तो 74 ईयर्स महिलाओं का सर्वाइवल है। तो वो सर्वाइवल कितना है, जो कि अभी मैं आपसे बात करूं तो काफी बेहतर हुआ है इंडिया का। और हेल्थ देखिए, अगर हम किसी भी कंट्री के ग्रोथ की बात करते हैं तो उसके लिए कैपिटल फॉर्मेशन जरूरी है। और कैपिटल फॉर्मेशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एजुकेशन एंड हेल्थ से, ठीक है। एजुकेशन एंड हेल्थ से, दो चीजों से मिलकर बना होता है कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि किसी भी पर्सन की हेल्थ और एजुकेशन, जब हम इन दोनों चीजों को मिलाते हैं तो कोई भी पर्सन इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है और कैपिटल का फॉर्मेशन करता है। तो हेल्थ अगर आपकी सही नहीं होगी तो आप काम कैसे करेंगे। मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आप कितने समय तक बीमार रहेंगे या अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते। ओके, तो आपका हेल्थ एंड सर्वाइवल काफी ज्यादा मैटर करता है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई जो पॉलिटिकल है यानी कि राजनीति में महिलाओं की कितनी भागीदारी है। उसके लिए अभी सरकार ने रिसेंटली एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी पास की थी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 106। इसमें क्या किया था, नारी शक्ति वंदन ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2025, जिसमें कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं की मतलब जो सीट्स थी, 33% ऑफ सीट्स फीमेल्स की रिजर्वेशन की इस मतलब इसमें पास की गई थी। यानी कि अभी बेसिकली पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हुआ है, पर ये यहाँ तक वो किया गया था। पर अगर यहाँ देखें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की मैं बात करती हूँ तो वो इस साल हमारे देश का बिल्कुल भी बेहतरीन नहीं था। इससे अच्छा हमारा लास्ट लोकसभा में था, जिसमें कि महिलाओं की भागीदारी ज्यादा थी कंपेयर टू दिस लोकसभा। ओके, तो चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। इसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगला नेक्स्ट आता है कि अगर मैं इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स की बात करती हूँ तो देखिए इंडिया का जो, देखिए इसको अगर मैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करूं तो इसे 0 से 1 मतलब इसको 0 से 1 के बीच स्कोर दिया जाता है, जो कि 1 एकदम बेस्ट मतलब ग्लोबल गैप को दिखाता है, यानी कि वेयर इज नो इनइक्वालिटी, एंड 0 यहाँ पे वर्स्ट को दिखाता है, ठीक है, जहाँ पे काफी ज्यादा इनइक्वालिटी होती है। तो इंडिया का जो बेसिकली स्कोर है, ठीक है, तो ठीक है, इसे हम इम्पैरिटी भी कहते हैं और इसे पैरिटी भी कहते हैं। इंडिया का स्कोर 0.644 बेसिकली है, जो कि अभी बहुत अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ साथ 148 कंट्रीज में इंडिया की रिसेंट इस साल की जो रैंक रही है वो 131 रैंक रही है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। ओके, यहाँ पर लास्ट ईयर अगर मैं इंडिया की रैंक की बात करूं तो 129 इंडिया का बेसिकली रैंक था। तो चलिए इसके पैरामीटर वाइज देखिए, यहाँ पे किसी भी कंट्री के रैंक देखने के लिए उसके पैरामीटर्स को देखा जाता है। तो अगर मैं यहाँ के इसके पैरामीटर के वाइज बात करती हूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये 4 पैरामीटर्स में है, ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि महिलाओं की जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, ठीक है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का जो मतलब रिकॉर्ड रहा है वो 0.407 स्कोर दिया गया है, ठीक है। अगर मैं रैंक वाइज बात करूं तो 144 है, ठीक है। और अगर मैं लास्ट ईयर की बात करती हूँ तो लास्ट ईयर यही रिकॉर्ड ये थोड़ा सा इंप्रूव हो गया। लास्ट ईयर 0.38 था, बट रिसेंटली 0.407। इसी के साथ साथ लास्ट ईयर इंडिया का इसमें जो रैंक था 142 था, इस ईयर का जो इसका रैंक है वो 1144 है। इसी के साथ एजुकेशन अटेनमेंट की अगर मैं बात करती हूँ, यानी कि जो महिलाओं की भागीदारी है एजुकेशन के अंदर, यानी कि जितना कितनी महिलाएं मतलब एनरोल हो रही हैं एजुकेशनल मतलब पढ़ने में, यानी कि उनकी एजुकेशनल ग्रोथ की अगर बात की जाए तो इंडिया का जो स्कोर है वो 0.971 है, ठीक है, एजुकेशनल स्कोर। और अगर मैं रैंक वाइज बात करूँ तो 110 इसकी रैंक है, ठीक है। और लास्ट ईयर का अगर हम कंपेयर करते हैं तो 112 लास्ट ईयर थी। इसके साथ साथ हेल्थ एंड सर्वाइवल की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये काफी मतलब लास्ट ईयर से काफी सुधरा है, ठीक है। लास्ट ईयर अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो लास्ट ईयर ये 0.951 था, बट रिसेंट ये 0.954 है, ठीक है। तो ये काफी इंप्रूव हो गया। पर लेकिन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में इंडिया का जो रैंक है वो बेसिकली इस साल थोड़ा सा खराब हुआ है, ठीक है। इसका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की अगर मैं रिपोर्ट की, ये पहले 65 था, रिसेंटली ये 69 है। और अगर मैं इसके स्कोर की बात करती हूँ तो रिसेंट स्कोर इसका
0.245 इसका रिसेंट है, लास्ट ईयर इसका 0.251 था। ठीक है, ओके गाइस, तो इंडिया का जो स्कोर रहा है वो काफी ज्यादा अभी एक बेहतर स्कोर नहीं माना गया, क्योंकि अभी इंडिया एक एवरेज स्कोर पे वर्क नहीं कर रहा है। ओके, यानी कि एक एवरेज स्कोर तक नहीं आ पाए। तो ये मैंने आपको इंडिया का सिनेरियो बताया। इसी के साथ आपको मैं बताऊं इंडिया का जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का जो परफॉर्मेंस है, इसमें थोड़ी सी अगर मैं कहूँ तो इम्प्रूवमेंट आई है। ठीक है, पहले 28.6% है, रिसेंटली 29.9% है, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया। अगर मैं इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करती हूँ तो ये इस तरीके का आएगा। इसके बाद एजुकेशनल अटेनमेंट की बात करती हूँ, लिटरेसी की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये भी आपका जो बढ़कर हो गया है, अभी ये 97.1% हो गया है, जो कि थोड़ा सा बेहतर है पहले से। इसी के बाद हेल्थ भी आपका बेटर, सेक्स रेशियो अगर आपका देखा जाए कि पुरुषों की, महिलाओं और पुरुषों के बीच की जो जीवन का अगर मैं बात करती हूँ, जीवन की एक्सपेक्टेशन की, तो ये काफी पहले से सुधर गया है। पर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट 0.6 पॉइंट से रिड्यूस हुआ है। ठीक है, यानी कि 0 पॉइंट मतलब इतने पॉइंट से क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया है। अगर यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ इसका, तो ये थोड़ा सा हमारा डाउन हुआ है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे कब बात करेंगे पार्लियामेंट की, अगर मैं बात करती हूँ तो पार्लियामेंट में आपका पहले थी महिलाओं की जो भागीदारी थी वो 14.7% थी, पर इस समय पे महिलाएं के जो पार्टिसिपेशन है वो 13.8% है, और मिनिस्ट्रियल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो 6.5% लास्ट था, अभी ये 5.6% है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में महिलाओं का अगर देखा जाए तो पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, जो कि एक मतलब जेंडर गैप को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं साउथ एशिया के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर भूटान की अगर मैं बात करूं, देखिए साउथ एशिया में अगर बेटर परफॉर्मेंस, अगर टॉप पोजीशन पे अगर कोई कंट्री है, तो यहाँ पर, ठीक है, उसके मतलब 24th ग्लोबल रैंकिंग के साथ 75th प्लेस पे बांग्लादेश आ गया। तो दोस्तों ये थोड़ी सी चौंकने वाली बात इसलिए भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे बांग्लादेश में रिसेंट मतलब प्रीवियस टाइम पे काफी ज्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही है। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी रही, आप सभी ने देखा कि न्यूज में शेख हसीना वगैरह, उसके बावजूद भी बांग्लादेश का साउथ एशियन कंट्रीज में सबसे बेस्ट रैंक रहा है, यानी कि टॉप पर है बांग्लादेश, जिसमें 24 ग्लोबल बेसिकली इसने रैंकिंग ली है, और इसी रैंकिंग के साथ ही 75th प्लेस पे आ गया है। इसी के साथ यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि बांग्लादेश को जो ये रैंक मिली है, ये किस कारण मिली है, तो इसका रीजन भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ही है, यानी कि वुमेन्स की ज्यादा भागीदारी बढ़ाई है इन्होंने अपने मतलब किसमें, पॉलिटिकल सिस्टम में। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इसका पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का ही पीरियड था, बट लेकिन इनका रैंक अच्छा है बिकॉज ऑफ वीमेन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ओके, इसके बाद अगला आता है, अगर मैं भूटान की बात करती हूँ, ठीक है, भूटान की 119 रैंक है, नेपाल की 125, यानी कि इंडिया का रैंक जो है वो नेपाल से भी अभी बेकार है। ठीक है, नेपाल एंड भूटान से भी अगर मैं बात करती हूँ कि इंडिया कितने पे है, 131 पे है। ठीक है, 131 यानी कि, ठीक है, 131 यानी कि ये नेपाल से, नेपाल और श्रीलंका, श्रीलंका का 130 है, बट इंडिया, ठीक है, रैंक बेटर देन इंडिया। ठीक है, अगर मैं श्रीलंका की बात करती हूँ तो श्रीलंका का अभी रैंक बेटर है इंडिया के रैंक से। बट अभी लास्ट में अगर साउथ एशियन कंट्री में देखा जाए तो सबसे लास्ट में है पाकिस्तान, जिसका रैंक है 148। ओके, लोएस्ट ग्लोबल रैंक है ये, सबसे कम पाकिस्तान का ही है जो कि 148 है। इसके साथ आता है ग्लोबल ट्रेंड्स की, अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यूअसली जो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो 16 बार फिनलैंड नंबर 1 पे है। ठीक है, नंबर 1 पे फिनलैंड, देन यहाँ पे आप देखेंगे, सॉरी फिनलैंड नहीं, आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड, तो आइसलैंड नंबर 1 पे, और इसकी जो पोजीशन है इसने मेंटेन की है कंटिन्यूअसली 16 टाइम से। ओके, इसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, यूके एंड न्यूजीलैंड। ओके, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है, ठीक है, अगर ये क्लोज हुआ है 68.8% पे। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो 100% अगर होना चाहिए तो उसमें से अभी पूरी तरीके से अचीव नहीं हुआ है। वर्ल्ड वाइड ये 68 मतलब 68.8% पे बेसिकली अभी ये चल रहा है। अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक मतलब ये कोविड पैंडेमिक के बाद इस इस समय पे अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग डाटा रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग
रिसेंटली मतलब ग्लोबल जेंडर गैप थोड़ा सुधरा है, ठीक है। फुल अगर हमें फुल मतलब अगर पूरी तरीके से ग्लोबल मतलब इक्वालिटी करनी है ग्लोबल जेंडर मतलब गैप रिपोर्ट को अगर हम देखें तो पूरी प्रायोरिटी के लिए हमें लगभग कितने साल लग जाएंगे, तो 130 मतलब 123 ईयर्स का टाइम हमें लगेगा, जो कि एक बहुत लंबा गैप है। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम आते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप को बेहतर करने के लिए इंडिया ने भी क्या कुछ कदम उठाए हैं। तो बिल्कुल इंडिया ने इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि इंडिया ने अपनी पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स किए, मतलब कुछ विधायी इन्होंने सुधार किए, जैसे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, ठीक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 की जब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, बाय मिस्टेक मैंने अगर पीछे 2025 बोल दिया तो प्लीज उसे सही कर लेंगे, 2023 है, ओके। रिजर्विंग सीट्स फॉर द वुमेन, वुमेन्स के लिए सीट का रिजर्वेशन की यहाँ पे 33% सीट्स की बात की गई, जिसमें कि लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, जो कि भारतीय संविधान का 106वां संविधान संशोधन भी है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद अगला आता है, हालांकि ये अभी कंप्लीटली एप्लीकेबल नहीं हुआ है, पर लेकिन इस तरह का संशोधन आ गया। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम को डेवलप किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी भारत के अंदर, ठीक है, जो कि मतलब वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बनाई गई। इसी के लिए विज्ञान ज्योति स्कीम भी एक बनाई गई थी, जो कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में वुमेन्स के पार्टिसिपेशन को उनको बढ़ावा देने के लिए, उसमें और ज्यादा मतलब प्रगति के लिए, प्रोग्रेस के लिए इस तरह का एक स्कीम प्रोग्राम बनाया गया था। इसका मतलब इसे आप स्टीम के नाम से भी जानते हैं। फीमेल का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो होता है, यानी कि जो महिला एनरोल कर रही है एजुकेशन सेक्टर में, वो थोड़ा सा काफी बढ़ गया है। अगर मैं 2017-18 की बात करूं तो ये 42.5% था, पर रिसेंट अभी मैं 22-23 की बात करूं तो ये 46.3% बढ़ गया है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन रेट की। तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जो लेबर फोर्स है, उसमें महिलाओं का फीमेल लेबर फोर्स भी इंक्रीज हुआ है 2017-18 में 23.23% था, और 23-24 में अगर बात करते हो 41.7% ये कहीं ना कहीं था। इसके बाद स्कीम लाइक स्टैंड अप इंडिया में क्या होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए महिलाओं को लोन दिया जाता है। महिला ई हाट, ठीक है, महिला ई हाट यानी कि मेले वगैरह में मतलब आपको मतलब क्या किया जाता है, एक ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपना सामान खरीद या बेच सकती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी क्या किया गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन काफी ज्यादा बूस्ट हुई है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बात करते हैं तो हमारी देखिए 28 करोड़ वुमेन्स है प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट, 28 करोड़ वुमेन्स के पास प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या हुआ है, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने में काफी हेल्प हुई है स्टैंड अप इंडिया के थ्रू, ठीक है। और साथ ही साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इंप्रूव हुआ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है जिन लोगों के पास बैंक नहीं है, या जो लोगों के पास बैंक अकाउंट्स नहीं है, उन्हें बैंक अकाउंट्स वगैरह वो करना, प्रोवाइड कराना। इसके साथ अगर हम बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप की, तो अगर यहाँ पे हेल्थ का भी देखा जाए तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके तहत जो मदर होती है उसे मतलब एट अ टाइम ऑफ मतलब जब ब्रेस्ट फीडिंग कराती है एक छोटे से शिशु को, तो उस समय उन्हें 5,000 रुपए की कुछ सहायता वगैरह इसमें दी जाती है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है MMR, वो भी ड्रॉप हुआ है। अगर आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं महिलाओं का बेटर मतलब ये काफी मतलब बेटर हुआ है प्रीवियस टाइम से। इसके बाद गाइस अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट के साथ इस चीज को लेकर क्या क्या चैलेंजेस है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत की जो गवर्नमेंट है वो इन सब चीजों को लेकर किन किन चैलेंजेस को फेस कर रही है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो फीमेल का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेशो है, ठीक है, वो अगर आप देखेंगे तो वो 41.7% है। यहाँ पर उसके मेन रीजन है इनफॉर्मल एंड अंडर वैल्यूड रोल्स, ठीक है, कई सारे इनफॉर्मल यानी कि काम तो करना पर लेकिन वो फॉर्मल एक फॉर्मल सेक्टर ना मिल पाना, या
छोटे मोटे काम करना, स्पेशली इन एग्रीकल्चर। तो उसकी वजह से क्या है, फीमेल्स का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो कम है, जॉब इनसिक्योर हो जाने की वजह से भी ये कई सारी चीज। ठीक है, अगला आता है पेट्रियार्कल जो नॉर्म्स है, यानी कि प्रतिशतात्मक जो नॉर्म्स है, अनसेफ वर्क प्लेस होना। ठीक है, इसके साथ लैक ऑफ चाइल्ड केयर सपोर्ट, यानी कि वर्क प्लेस पे एक चाइल्ड केयर सपोर्ट की प्रॉब्लम होना, ये भी विमेन्स को कहीं ना कहीं कंटिन्यूअसली वर्क से क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद ओके, इसके बाद हमारा आता है एजुकेशनल लिटरेसी डिस्पैरिटीज। फीमेल का जो अगर मैं लिटरेसी रेट देखूं, पुरुषों के अकॉर्डिंगली कम है। अगर मैं 2011 की जनगणना के अनुसार बात करती हूँ तो 65% मेल्स का लिटरेसी, वो सॉरी 65% फीमेल का लिटरेसी रेट, बल्कि मेल्स का 82% मतलब लिटरेसी रेट है। यहाँ पर अगर मैं गैप देखती हूँ तो 17% का गैप है, जो कि काफी बड़ा गैप है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर 40% ऑफ गर्ल्स जिनकी उम्र 15 से 18 साल तक की है, ठीक है, वो क्या कर देती है, 15 से 18 साल की लगभग हर साल अगर आप देखेंगे तो 23 मिलियन लड़कियां अपने स्कूल को छोड़ देती है, मतलब ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि पीरियड्स वगैरह की प्रॉब्लम्स को लेकर के, एंड लैक ऑफ फैसिलिटी, यानी कि कुछ सुविधाओं के कारण भी, यानी कि मेंस्ट्रुएशनल इश्यूज के वजह से भी और कुछ सुविधाओं के कारण। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपको वेल आई होप समझ आया होगा। यहाँ पर नेक्स्ट में हम जाएंगे। तो गाइस ये थी हमारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की, मैंने आप लोगों से बात करी। तो हमारी अगली न्यूज क्या हो जाती है, नेक्स्ट न्यूज हमारी हो जाती है व्हाट इज ब्लैक बॉक्स। ठीक है, अगर मैं ब्लैक बॉक्स की बात करती हूँ तो ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर ब्लैक बॉक्स की जो न्यूज है ना, ये आपके जीएस पेपर 3 को काफी ज्यादा मतलब पॉइंट करती है। देखिए ब्लैक बॉक्स क्या होता है, तो अभी उसके पहले आपको एक या दो चीजें जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है यहाँ पर। आप सभी को पता है कि एरोप्लेन मतलब क्रैश हुआ था, ठीक है, मतलब प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में। एक सेकेंड गाइस। प्लेन क्रैश हुआ था और लगभग 1% को छोड़कर बाकी सभी की इस प्लेन में डेथ हुई थी। तो यहाँ पर अभी एक क्या किया गया है, यहाँ पर जो मतलब गवर्नमेंट है, ठीक है, अगर मैं गवर्नमेंट की बात करती हूँ तो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन अपनी मतलब काफी तेज इन्वेस्टिगेशन कर दी, जिसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने एक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ठीक है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, मतलब इसको बनाया है, जिसके हाथ पे ये दिया गया है कि ये क्या करनी है, अभी इन मतलब एक्सीडेंट से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन है ये ऑर्गेनाइजेशन इसको संभालेगी। ठीक है, इसी में क्या किया गया है, इसने अभी रिसेंटली ही एक मतलब जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ वहां पर एक ब्लैक बॉक्स मिला है। अभी ब्लैक बॉक्स क्या होता है, ब्लैक बॉक्स अगर मैं बात करती हूँ तो ये एयरक्राफ्ट के ना जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसमें एक बॉक्स की तरह होता है, ठीक है, जो कि बेसिकली कुछ रिकॉर्डर्स होते हैं, जो कि इसमें दो तरह के दो बॉक्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि प्लेन के पीछे वाले हिस्से में, यानी कि इस वाले पीछे वाले हिस्से में आप मतलब इस तरह का दो बॉक्स रखे जाते हैं, जिसमें आपका एक का नाम अगर मैं बात करती हूँ तो इसे हम कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि सीवीआर और डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही बेसिकली एक बॉक्स है जिसमें दो तरह के डिवाइस होते हैं। ठीक है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एंड डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। देखिए कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर एक्चुअली क्या होते हैं और ये हमारे मतलब इस एजेंसी के लिए कैसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं ना कि ये जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है ना, तो ये क्या करता है कि यहाँ पर कि जो भी मतलब लोग बैठे होते हैं, यानी कि जो भी मतलब पायलट्स वगैरह बैठे होते हैं, यानी कि प्लेन के अंदर जो पायलट होते हैं उनकी वॉइस को, कॉकपिट में जो पायलट बैठे हुए हैं उनकी वॉइस को रिकॉर्ड करता है, यानी कि उनके बीच में जो भी बातचीत हुई है, जो भी उनके बीच में एक्टिविटी मतलब वहां पे जो भी एक्टिविटी हुई, जो भी आवाज हुई,
उन सभी चीजों को ये रिकॉर्ड कर लेता है, यानी कि दुर्घटना से पहले तक की, क्योंकि जैसे ही दुर्घटना होती है ये अपना काम करना बंद कर देता है तुरंत से। इसीलिए दुर्घटना से पहले जो भी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में क्या होता है कि जो भी बातचीत हुई है पायलट्स के बीच में, यानी कि किसी भी तरह की अगर कोई कॉन्वर्सेशन हुई है तो उसे रिकॉर्ड कर देता है। बल्कि डिजिटल, ताकि देखिए ये किस लिए यूज होता है, ताकि अगर मान लीजिए जब वो इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो ये पता लगाया जा सके कि वो घटना बेसिकली ऑन दैट टाइम वहां पर कॉकपिट में या प्लेन में क्या चल रहा था, उसे जानने के लिए ये आपको पता लग जाती है, क्योंकि जो पायलट की बातें होती है उससे ये चीज सारी रिकॉर्ड हो जाती है। इसका इसका फर्क ये पड़ता है कि आने वाले समय में मतलब जो भी गलतियां रही होती है या फिर जो भी बातचीत के दौरान पता लगता है कि भाई किसी प्रकार की अगर मिस्टेक रही होती है तो उसे बाकी मतलब आने वाले समय के लिए सुधार किया जा सके, या इस तरह की कोई बड़ी दुर्घटना आने वाले टाइम में ना हो, तो उस चीज के लिए काफी हेल्प करता है। इसी के साथ डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर की अगर मैं बात करती हूँ, तो डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर जो वर्क करता है, ये कहीं ना कहीं डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर किस तरीके से काम करेगा, ये बेसिकली जो काम करता है डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, ये ये बताता है कि प्लेन की हाइट कितनी रही थी उस समय पे, स्पीड क्या थी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे कि जो प्लेन कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा था, उसकी कितनी स्पीड थी, कि ये जो दुर्घटना हुई है स्पीड्स की वजह से तो नहीं हुई, हाइट की वजह से तो नहीं, तो इन सब चीजों को सिक्योर करने का काम करता है, मतलब इन सब चीजों को रिकॉर्ड करता है। आपको मैं बता दूं कि जनरली इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, और इसका जो पेंट होता है ना, इसे ब्राइट पेंट ऑरेंज कलर से, यानी कि इसे ऑरेंज संतरी कलर से इसे मतलब नारंगी या संतरी हम इसे कहेंगे, इस कलर से इसे पेंट किया जाता है ताकि इसकी एक हाई विजिबिलिटी हो, इसे हाईली विजिबल किया जा सके, इसे देखा जा सके। इज दैट क्लियर? ठीक है। देखिए कई बार तो ये एक ही मतलब कई सारे एयरक्राफ्ट्स में ये दो रिकॉर्डर्स होते हैं, पर लेकिन ये इंटीग्रेटेड एक साथ भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको क्या किया जाता है, ये जो मतलब आप ये देखेंगे ये ब्लैक बॉक्स जो होता है, ये ऐसा नहीं होता कि भाई ये टूट जाएगा, इतनी बड़ी दुर्घटना में पूरा प्लेन क्रैश हो गया क्या ये नहीं टूटता, तो इसे बहुत ज्यादा स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है और ये बहुत भार सह सकता है। इसीलिए ये काफी मतलब ये एक सुरक्षा उपकरण की तरह ही काम करता है। तो अगर प्लेन क्रैश होता है तो जनरली ये मतलब पूरी तरीके से खराब या क्रैश नहीं होता है। इसी के साथ अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये आपका यहाँ पर देखिए ये आपका स्टेनलेस स्टील या फिर टिटेनियम वगैरह से मतलब इसे इस यूनिट को बनाया जाता है। इसी के साथ साथ ये बहुत ज्यादा अगर इसे पानी की गहराई में एकदम उतार दिया जाए ना तो वहां पर भी ये काम करेगा। इस दैट ऐसा नहीं है कि वो वहां पे काम करना बंद कर जाएगा, उस पानी की गहराई में भी जाकर के वर्क करता है। ठीक है। इसी के साथ साथ इसमें ठीक है यहाँ पर ये सभी चीजें बताता है कि भैया नेविगेशन किस तरीके का रहा, किधर की तरफ स्पीड गई, यानी कि स्पीड कितनी थी, ऊंचाई कितनी थी, ये सारी चीजों के मतलब को रिकॉर्ड कर लेता है जिस समय पे प्लेन आपका चल रहा होता है। ठीक है। तो बेसिकली अभी ये मतलब ये रिकवर किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि भाई इससे पता लगाया जा सकता है कि अहमदाबाद के अंदर जो प्लेन क्रैश हुआ है वो किन रीजन से हुआ है, ताकि आने वाले समय के लिए उस चीज को क्या किया जा सके, सुधारा जा सके। तो अभी एक आप देखेंगे बीजेपी के एक नेता है राम मोहन नायडू जी, तो उन्होंने इस चीज को लेकर अभी एक ट्वीट भी किया था। सो गाइज ये आपको वेल आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया है।